तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पे, जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि IB ACIU की एग्ज़ाम अब दूर नहीं है। एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक में हो सकती है। तो अब हमें एकदम स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करनी होगी। और आप तो जानते ही हैं कि जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आ चुका हूँ, जो कि है स्मार्ट जीके टेक्निक्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, जीके को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हुए कवर करेंगे। तो आज हम पॉलिटी करेंगे। पॉलिटी के लिए मैं 2 सेशंस लूँगा। आज फर्स्ट सेशन है और सेकंड सेशन में आपके पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर यह एग्ज़ाम के पहले पढ़ के चले गए तो दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे। खासतौर पे मैं आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा। तो आज पॉलिटी का सेशन हम लेके आए हैं, तो आपको डेफिनेटली इसको अच्छे से पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। जो चीज़ रहेगी एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स पे चीज़ें ज़्यादा रहेगी। तो हाँ, एकदम ढंग से देखिए, सुनिए। और मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करूँगा। और PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि मैं जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ भी हमने टेलीग्राम की लिंक डाल चुकी है। तो आप प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से सारे PDF आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम ये सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट जो चीज़ होती है दोस्तों, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया ये तो आप जानते ही होंगे। आप जब स्कूल में पढ़ते हैं, आप जब कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, जिससे हमें फॉलो करना होता है। और वो गाइडलाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल, कॉलेजेस या आपको ऑफिस ही क्यों ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए, डेकोरम बनाए रखने के लिए, चीज़ों को डिसिप्लिन में लाने के लिए एक रूल्स होते हैं। अगर समझ लो स्कूल में आपने कुछ शरारत किया या किसी को मार पीट दिया, बम फोड़ दिया, तो या तो आपको सस्पेंशन हो जाती थी या तो आपको हाथ खड़े होकर पनिशमेंट मिल जाती थी। तो वो भी स्कूल के रूल्स का पार्ट होता था कि आप स्कूल में डेकोरम बनाए रखें। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होती है, कौन सी चीज़ क्या है, किस चीज़ के लिए क्या सज़ा है, उसको रूल्स में लिखना। ठीक है, हर एक रूल्स को बताना कि हमें कैसे ऑपरेट करना है, हमें अच्छा बनने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होगी, ये सब को एक साथ फ्रेम करना। किस क्राइम के लिए क्या सज़ा मिलेगी, कितनी सज़ा आपको मिल सकती है, कौन ये ध्यान रखेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके जुडिशरी जो है वो है। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों एक पार्ट में लाना, एक जगह लेके आना, कंसाइज करना, जो कि एक बहुत बड़ा काम होता है। तो इसको हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, तो 26 नवंबर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 22 पार्ट्स थे इसमें और 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। अभी तो खैर ये सब चीज़ें बढ़ रही है। अमेंडमेंट्स होते रहते हैं दोस्तों। क्यों होते हैं अमेंडमेंट्स? ताकि आपकी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो। चेंज तो एक परमानेंट चीज़ होती है, चेंज इज़ दी ओनली परमानेंट थिंग। तो उसके लिए हम लोग अमेंडमेंट करते हैं और अमेंडमेंट होते जाते हैं, अमेंडमेंट होते जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जो चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, वो मैंने अच्छे से लिख दिया है यहाँ पे। 26 नवंबर अडॉप्ट हुआ था, वॉज अडॉप्टेड। फिर फुल ऑपरेशन में आया 26 जनवरी में। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में बन चुका था, बट हमने 26 जनवरी 1950 को इसको फुल ऑपरेशन में लेके आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पढ़ना इतना ही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उतना ही पढ़ना है आपके एग्जाम्स के लिए। इसको बनने में 3 ईयर्स, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स लगे। 2 ईयर्स 11 मंथ्स मान लो, 18 डेज में ये अपना बना। और दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि भाई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, और हम लोग ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो अलग अलग देशों से लेके बना दिया है। तो ये तो काफ़ी आसान है, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर एक चीज़ को बनाने के लिए आपको कुछ स्टडी करनी होती है।
आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, आप हर एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और उससे बेस्ट चीज़ें उठा रहे हैं। तो ये टास्क करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और वो भी तब करना दोस्तों जब हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, जब देश में पॉवर्टी, भूखमरी इतनी ज़्यादा थी, लोगों को बेसिक चीज़ों की कमी थी, इलिटरेसी एकदम पीक पे थी। उस टाइम कोई ऐसे लोग आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, आपस में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, इतना कुछ करके एक बहुत बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया को देते हैं। सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का है। तो ये करना वो भी उस टाइम में जब लिटरेसी रेट इतना कम था, देश में हालात सही नहीं थे, लड़ाई का माहौल था, पता नहीं था कि अब क्या होगा, देश का आगे का भविष्य क्या होगा। इतने कठिन टाइम में दोस्तों सब कुछ करना ये आसान बात नहीं थी। ठीक है, तो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको ये पढ़ना है। 3 इयर्स ऑलमोस्ट लग गए। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग कहते हैं वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में वो सेट हुई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान था। और कैबिनेट मिशन प्लान की जब हम बात करते हैं दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ यूरोप में, ठीक है, तो हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स लोग बहुत वीक हो चुके थे। उनके पास इतनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन नहीं, इतनी पावर नहीं थी कि वो अब और रूल कर पाए। तो वो भी चाहते थे कि चलो ठीक है, अब हम इंडिया को आज़ाद कर देते हैं। तो एक टीम आई कैबिनेट मिशन प्लान को, उसमें 3 लोग थे, 3 मेंबर्स थे। एक थी लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 नाम आपको याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी को हम क्या है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का काम यही था कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, भाई कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बन जाए, उसके प्रोसीजर्स को लाना। ठीक है, तो यही मेन काम था कैबिनेट मिशन का। ठीक है, एक फ्रेंच का रूल होता था दोस्तों, जिससे क्या होता था, जो आपका सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, उसको हम लोग लीडर बना देते थे। ऑन बेसिस ऑफ सीनियरिटी लीडर आपका चूज हो जाता था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट बने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, उनको प्रेसिडेंट बना दिया। बट उसके बाद इलेक्शंस हुए, उसके बाद हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो प्रेसिडेंट बन गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी वो है BR अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको करना है अच्छे से याद। ये भी देख लो, फ्रैंक एंथोनी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अभी तक जो जो मैंने बताया वो सब चीज़ों को आपको ज़्यादा स्ट्रेस और ध्यान देना है। ठीक है, इसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करूँगा, टेंशन मतलब उसकी, आप बस सुनते जाइए अच्छे से लेक्चर को। फिर कुछ कमिटीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ ही में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले कि जैसे हम जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, तो जो भी टेक्स्ट को ड्राफ्ट करना था दोस्तों, बनाना था कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी टेक्स्ट थे, वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे दोस्तों, इन्होंने बहुत कुछ किया, दलित श्लोक लेके बहुत कुछ किया। साथ ही साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। फिर ऐसी कुछ कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी, जो कि ये डील करते थे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, उनके बारे में रूल्स रेगुलेशन को ड्राफ्ट करना। उसके जो लीडर थे वो हमारे और कोई नहीं, वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू थे। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों की प्रोविजंस पर ध्यान रखेंगे, और इसके जो लीडर थे वो है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर थे। ठीक है, उसके लीडर थे। उन्होंने देखा फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड प्रोविजंस बनाना, माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल एरियाज़ के रिलेटेड प्रोविजन बनाने का काम वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। कुछ स्टेट्स कमेटी थी, ये आप देख सकते हैं, बट ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है, यूनियन और स्टेट जवाहरलाल नेहरू, ऐसा याद रख सकते हो आप, यूनियन और स्टेट दोनों जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे, ऐसा याद रख सकते हो आप, याद रखना है तो। और एक प्रोसीजर कमिटीज़ थी, प्रोसीजर फॉर दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए राजेंद्र प्रसाद इसको लीड कर रहे थे। फाइनेंस के लिए राजेंद्र प्रसाद वापस थे। ठीक है, ये कमिटीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में ट्रांसलेट करने का जो काम था वो कृष्णा स्वामी अय्यर जी का था, हिंदी ट्रांसलेटर कमेटी के हिसाब से।
उर्दू में ट्रांसलेट करने का काम था मोहम्मद सदाउल्लाह। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों। तो अब हम कुछ सोर्सेज देख लेते हैं। हमने बात किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली के बारे में बात किया, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ सोर्सेज था, कौन कौन सी कंट्रीज से हमने क्या क्या चीज़ें ली, वो सब भी इंपॉर्टेंट होता है और ये सब अक्सर क्वेश्चंस में आ जाता है। तो दोस्तों इस पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। आप देख लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोग ने कुछ लिया, फेडरल स्कीम ली, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया, जुडिशरी लिया, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया पीएससी, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिया हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था ये। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज़ें, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, ये और बाई कैमरलिज्म, मतलब 2 हाउस होंगे, सपना होता है ना लोकसभा राज्यसभा, वैसा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारे इंडिया जो थी वो कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स का चला। तो जो पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन था, रूल्स वगैरह जो थे, वो काफ़ी कुछ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। जैसे सिटीजनशिप हमारी यूएस जैसे नहीं होती ड्यूअल, हमारी सिंगल ही होती है। एक बार आपने त्याग दिया तो आपकी सिटीजनशिप इंडिया की चली जाएगी। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब जो सिस्टम था वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और अब आते हैं हम लोग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, यूएस आप देखते होंगे कि यूएस की जीडीपी अच्छी है, काफ़ी हाई है, यूएस एक डोमिनेंट रूलर है हमारे वर्ल्ड में, ऐसा आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पावर है उनमें, ठीक है, पावरफुल है थोड़े से। तो पावरफुल मतलब फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारी बहुत पावरफुल है। तो यूएस से आप याद कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट लोग हैं उन लोग, तो हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, किसी का इन्फ्लुएंस उनमें नहीं रहेगा, कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता भाई कि तुम हमारे फेवर में डिसीजन लो, क्योंकि अगर वैसा होने लग गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या रहेगा, है ना। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये आ गया। जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर आपने प्रेसिडेंट ने कोई गलत काम कर दिया तो उसको निकाला भी जा सकता है, ठीक है, उसको हटाया जा सकता है, अपनी पोजीशन से हटाया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, अगर आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हो, करप्टेड हो, तो आपको हटा सकते हैं आपकी पोजीशन से। फिर एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, वो आपके अगेंस्ट लग जाएगा। ठीक है, आयरिश मतलब आयरलैंड, आयरलैंड, अब देखो आयरिश मतलब आयरलैंड होता है, आई आर यहाँ आ रहा है, आई आर यहाँ भी आ रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल याद कर लो आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल याद कर लो आप। ठीक है, फिर ये भी कर सकते हैं, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड से रिलेटेड होता है, ऐसा कर सकते हो आप, बट ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड, ये आप पूछता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, प्लीज़ उसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ है इसको ध्यान देना। ठीक है, कनाडा, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंडिया का डोमिनेंस होगा, इंडिया एक फेडरल स्टेट है जिसमें बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, सेंटर अपना अपना रूल बना सकता है, स्टेट अपना ऑटोनॉमी स्टेट के पास भी है, बट हाँ सेंटर के पास थोड़ी ज़्यादा पावर है, सेंटर के पास पावरफुल रहेगा, स्टेट की कुछ पावर्स को वो कम कर सकता है। ठीक है, इमरजेंसी की सिचुएशंस में स्टेट पे वो डोमिनेंट हो सकता है, बट हाँ आप ऐसे में ऑटोनॉमस हो, आप अपने अपने रूल्स खुद बना सकते हैं। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। फेडरेशन कहाँ पे, फेडरल स्ट्रक्चर हम लोग ने कनाडा से लिया है। फिर ऑस्ट्रेलिया, कुछ लिस्ट होती है कॉनकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉनकरेंट लिस्ट लिया है। फिर जॉइंट सिटिंग लिया है 2 हाउस की, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये आप देख सकते हैं, बट इन दोनों से क्वेश्चन बनना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है हमारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, देखो जर्मनी
जम गई मनी इमरजेंसी, ऐसा करके आप याद कर सकते हो। जर्मनी जम गई मनी इमरजेंसी, ऐसे याद रख सकते हो। तो इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स आपकी सस्पेंड हो सकती है इमरजेंसी के टाइम में। ये कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए हैं। तो ऐसा आप याद कर लो इसको। फ्रेंच से आपने फ्रेटर्निटी लिया है, भाईचारा, इक्वालिटी लिया है। रिपब्लिकन आइडियाज ऑफ लिबर्टी लिया हुआ है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से आपने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट रिलेटेड जो चीज़ें होती है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट ये अमेंडमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है। इसमें यहाँ पे फ्रेटर्निटी आता है, रिपब्लिक, इक्वालिटी, ये सब आ जाता है। जापानी से प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूएसएसआर यूजुअली अगर आपको याद रखना है तो रशिया, सोवियत यूनियन जो है वो हमारा बहुत अच्छा पार्टनर रहा है। वो अपनी ड्यूटी हमेशा निभाया है हमें बचाने के लिए, वो अपनी ड्यूटी हमेशा निभाता है इंडिया के लिए, इंडिया के लिए खड़ा रहता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे आप याद रख सकते हैं यूएसएसआर से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है। जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ खासतौर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, टोटल हमें कुछ नहीं 22 पार्ट्स पढ़ने हैं। यहाँ भी आपको मैं थोड़ी सी ट्रिक्स बता दूंगा, बट इनिशियल आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पहला पार्ट जो है वो बताता है कि भाई हमारे इंडिया में कौन सा लैंड आएगा, हमारा पार्ट कौन सा है, ठीक है। अपनी टेरिटरी कितनी बड़ी होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, बाउंड्री कैसी होगी, इस सब चीज़ों से डील करने में ये पहला पार्ट हमें उसके बारे में बताता है। और उसका आर्टिकल है 1 से 4 के बीच में। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ याद रखनी है। फिर सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे आपकी सिटीजनशिप जा सकती है, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, और बाहर से कोई आता है तो उसका क्या प्रोविजंस है। ये सब जो सिटीजनशिप्स के बारे में जो चीज़ें हैं वो आपकी 5 to 11 के बीच में आपकी आती है, ठीक है। अब आता है आपका पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये बात करता है कि, और इसको आप कोर्ट में ले जा सकते हैं, इसको आप कोर्ट में चैलेंज करते हैं अगर आपको लगे कि आपकी फंडामेंटल राइट, जैसे एजुकेशन हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, या अपना फ्री मूवमेंट हो गया, रिलीजियस एक्ट्स हो गए, रिलीजियस चीज़ें हो गई, ठीक है, राइट टू फ्रीडम हो गया, ये सब जो चीज़ें, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई, ये सब चीज़ें अगर आपकी वायलेट हो रही है तो आप डेफिनेटली कोर्ट के पास जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई मेरी सब राइट्स वायलेट हुई है, प्लीज़ आप लोग कुछ एक्शन लीजिए। तो ये होता है फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 में आता है। तो ये आपको याद करना है। फिर डीपीएसपीज होती है, ये यूजुअली गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। इसमें महात्मा गांधी कुछ प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, एक सैलरी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा वैसा चीज़ें सब आती रहती है, बट सब गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हो गए, फिर डीपीएसपीज हो गए आपके, है ना, गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। इसको लेकिन आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते डीपीएसपी में वायलेट हुआ, नहीं। डीपीएसपी जस्ट दे आर लाइक ए गाइडिंग प्रिंसिपल, तो इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। फिर आगे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारी ड्यूटीज़, हमारे कर्तव्य क्या है, वो आर्टिकल पार्ट 4A में है। तो यूनियन आर्टिकल डील करता है अपने प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ये सब बारे में बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में डील करता है यूनियन वाला आर्टिकल। ये स्टेट से रिलेटेड पार्ट 6 में आता है अपना, स्टेट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जिसमें गवर्नर्स हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए। सुप्रीम कोर्ट आपको यूनियन में आता था, यहाँ पे हाई कोर्ट्स के बारे में, रिट्स के बारे में बताएगा कि क्या क्या रिट्स वो इशू कर सकते हैं ताकि आपकी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुई है तो उसको बचाने के लिए, ठीक है। वो आपका स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 7 तो आपका वो हट चुका है। अब यहाँ से आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, यूपी मीट्स, ठीक है, यूपी मीट्स SC ST रिलेशंस, ठीक है। यूपी मीट्स SC ST रिलेशनशिप्स, ये आप ऐसे करके याद कर सकते हैं यहाँ पे। फिर
फिर यहाँ पे फ्रूट, टेस्ट, स्वीट, टू ईट एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक. तो ऐसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों. ठीक है, तो यू से आ गया आपका यूनियन टेरिटरी जो कि पार्ट 8 में है. पी से आ गया पंचायत. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसको इग्नोर मत करके चले जाना. पंचायत आर्टिकल है 243 से 243 ओ. फिर 243 पी से लेके ओ खत्म हो गया, फिर पी से लेके जेड जी तक म्यूनिसिपैलिटीज है आपका. ठीक है, ये याद रखना है आपको. तो पार्ट 8 अपना यूटी हो गया. अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहले यूनियन आया, स्टेट आया, फिर यूनियन टेरिटरी आया. ठीक है, यूनियन आया, स्टेट आया, फिर यूनियन टेरिटरी आया. पार्ट 7 को हटा दिया गया 1956 के बाद में. और आपका पंचायत आया, फिर यूपी मीट्स, फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि 9th में ही होगा. पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये एक ही साथ पार्ट 9 में ही आएगा. पार्ट 9 को पार्ट 9 ए, पार्ट 9 बी में ब्रेक किया गया है. तो पीएमसी पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. फिर 10th में आता है आपका SC/ST, तो स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आ जाएगा आपका 244 से 244A. 243 में 9th पार्ट में आया, तो 244 अपना 10th पार्ट में आ गया. फिर रिलेशंस बताना यूनियन और स्टेट के बीच में, वो 245 से 263 के बीच में आता है आपका. यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप बताता है. यूपी मीट्स SC/ST रिलेशनशिप्स. याद हो गया इतना. ठीक है, फिर पार्ट 12 आता है आपका फ्रूट, टेस्ट, स्वीट, टू ईट एंड सो ऑन. इससे याद रखो. फ्रूट से क्या होगा? फिनेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. 264 से 300A के बीच में ये फिनेंस, फ्रूट, फिनेंस और फ्रूट आप याद रखो. फिनेंस के साथ क्या लिंक होती है? प्रॉपर्टी आती है. फाइनेंस के साथ आपकी प्रॉपर्टी लिंक होती है, तो ये भी याद रख लो. 300A में आती है यूजुअली वो, ऐसा याद रख लो. फिर टेस्ट, फाइनेंस हुआ भाई, अब ट्रेड भी तो होगा. फाइनेंस हो गया, अब ट्रेड भी तो होगा, कॉमर्स भी तो होगा, बट याद रखने का तरीका क्या है? टेस्ट से आप याद रख लो ट्रेड. ठीक है, पार्ट 13 में आ गया ये. पार्ट 13 में आ गया 301 से 307 में. फिर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, जिसके लिए भाई आधी जनता इंडिया की पागल है. गवर्नमेंट जॉब, वो भी बेस्ट गवर्नमेंट जॉब, लोगों को IAS IPS बनने का सपना, तो वो यहाँ पे आते हैं हम लोग. पार्ट 14 में आते हैं हम लोग, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स आर्टिकल्स. ठीक है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सब इसमें आते हैं. फिर ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल है 2, स्वीट 2, पार्ट 14A. 14 के अंदर ही ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल्स भी आते हैं. 14A, 323A से 323B, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये अक्सर पूछता है एग्जाम में. स्टेट पीसीएस यूपीएससी के बारे में पूछता है, और ये फाइनेंस वाला भी पूछता है. ठीक है, जो मैं स्टार लगा रहा हूँ उसको तो खासतौर पे याद रखना ही है आपको. फिर स्पेशल प्रोविजंस के लिए है अपना पार्ट 16, पार्ट 15. हाँ, इलेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट 15 इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इससे आपने ईट से याद रखा, सून से अपने स्पेशल प्रोविजंस को याद रखा. फिर ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके लिए भी एक आर्टिकल है 343 से लेके 351. ऑन से याद रखो. स्वीट, फ्रूट, टेस्ट, स्वीट, टू ईट एंड सो यहाँ पे सो है, यहाँ पे सिर्फ सो है. एंड सो ऑन. ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक्स, ऐसे याद रखना. ईट मतलब इमरजेंसी, पार्ट 18 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. मिसलेनियस आर्टिकल्स 361 से 367, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 368 याद रखना है दोस्तों, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, पूछ सकता है भी में, क्योंकि SSC में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है. फिर टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस आपके पार्ट 21 में आती है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फिर भी याद रखो. फिर शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, अथॉरिटी टेक्स्ट इन हिंदी, रिपील्स आर्टिकल, ये 393 में आता है. जिसमें मैं स्टार मार्क किया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट उसको आपको याद रखना है. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया. अब कुछ स्केड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्स बोलते हैं, स्केड्यूल्स जो भी बोल लो आप, शेड्यूल्स होते हैं 1 to 12. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्केड्यूल्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो देख लेते हैं हम लोग. फर्स्ट स्केड्यूल जो है
वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। टोटल 12 स्केड्यूल है, तो पहला स्टेट और तो यहाँ लिख दो SP S, ठीक है, स्टेट और उसके बारे में। P मतलब पैसा, ठीक है, P मतलब पैसा। यहाँ पे सेकंड स्केड्यूल क्या बोलता है, कंटेन्स प्रोविजंस एज प्रेसिडेंट, गवर्नेंस ऑफ स्टेट, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, हाउस ऑफ पीपल, चेयरमैन, स्पीकर, ये वो, ठीक है, इन सब की, ठीक है। सेकंड जो है इसकी सैलरीज के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं, सैलरीज, सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स, ठीक है, इन सब के सैलरीज और एमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला अपना स्टेट, फिर पैसे, ठीक है, बी से पैसा है क्या। फिर थर्ड जो है वो शपथ, शपथ, SP की शपथ, शपथ या ओथ, उसको हम कहते हैं ओथ या अफर्मेशंस। फिर SP की शपथ हुई, फिर उनको सीट्स मिल गई, फिर सीट्स का एलोकेशन हो गया। फोर्थ शेड्यूल में क्या हुआ, एलोकेशन ऑफ सीट्स। शपथ ले लिया, शपथ लेने के बाद क्या होता है, यूजुअली कोई भाई PM अगर शपथ लेता है उसके बाद उसको बैठने के लिए जगह देते हैं कि नहीं देते हैं, देते हैं ना। तो फोर्थ में क्या होगा, सीट का एलोकेशन हुआ, फोर्थ में हो गया सीट एलोकेशन, ठीक है। फिर सीट मिली, तो भाई सीट के बाद क्या मिलता है, कंट्रोल भी मिलता है। कंट्रोल मिला शेड्यूल एरिया से, शेड्यूल ट्राइब्स का, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है। फिर सिक्स्थ में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन मिला ट्राइबल एरियाज का, सच एस असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ममता, M से अपना मेघालय लिख लो, मेघालय, A से असम, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा। ममता हो गया, याद हो गया, ठीक है। फिर सेवेंथ में आपका सारी लिस्ट आई, सारी लिस्ट आ गई। 3 टाइप की लिस्ट होती है, ये यूनियन से रिलेटेड लिस्ट होती है जो कि सेंट्रल लिस्ट होती है। इसमें आती है अपना डिफेंस, डिफेंस आता है इसमें, रेलवे आते हैं, बैंक, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स, ये सब आता है इसमें। स्टेट में आपका दोस्तों एग्रीकल्चर, हेल्थ, फिशरी, कॉन्क्रीट में जो मैटर दोनों से ओवरलैप करता है, मतलब जिसमें दोनों लोग का इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों लोग के मत से चीज़ें डिसाइड होती है। एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती है कॉन्ग्रेंट में आती है। तो सेवेंथ में क्या हुई, लिस्ट बनी, लिस्ट, ये सब याद रखना है दोस्तों, ये सब याद रखना है, ठीक है। फिर अपना फिर एट्थ में दोस्तों आता है लैंग्वेज, ठीक है, लिस्ट आई फिर लैंग्वेज आएगी, ठीक है, लैंग्वेज 8 में अपनी आती है लैंग्वेज। फिर नाइन्थ में आपके रेगुलेशंस आते हैं, वैलिडेशन आता है, रेगुलेशन आता है नाइन्थ में, ठीक है, वैलिडेशन एंड रेगुलेशन, वैलिडेशन एंड रेगुलेशन, ये नाइन्थ में आता है, वैलिडेशन प्लस रेगुलेशन। ये याद करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। फिर टेंथ में आता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन, इसको हम लोग कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको हम दल बदलना, ठीक है, डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 11th-12th पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, 11th में क्या आएगा, पंचायत, 12th में क्या आएगा,
म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, पंचायत, फिर यहाँ पे आएगा म्यूनिसिपैलिटीज़। ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम लोग याद किया, मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। एसपी, सबसे पहले एस मतलब स्टेट और यूनियन लिस्ट, फिर पी मतलब पैसे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, स्पीकर्स है, गवर्नर्स है, सबके जो बड़े बड़े लोग हैं उसके पैसे, सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स। फिर शपथ मतलब ओथ लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, सीट एलोकेशन हुआ। सीट एलोकेशन हुआ। सीट एलोकेशन के बाद यहाँ लिख दो सीट एलोकेशन। उसके बाद क्या मिला उनको, कंट्रोल मिला। उसके बाद कंट्रोल मिला, सीट के बाद क्या मिलता है, कंट्रोल मिलता है। फिर ठीक है, 5 हो गए। फिर 6 में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कहाँ पे, कंट्रोल पहले मिल गया था बट अब थोड़ा सा ट्राइबल एरियाज का भी कंट्रोल चाहिए था, तो उसको हमने याद किया ममता। एम से मेघालय, ए से असम, मिजोरम, टी से त्रिपुरा। फिर 7th में हमारे पास 3 लिस्ट आती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन जो रहता है जिसमें सेंट्रल का डोमिनेंस रहता है, सेंट्रल दिखता है उसमें, जैसे कि हमने पढ़ा फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, रेलवे, बैंक। स्टेट में एग्रीकल्चर, हेल्थ, फिशरी आती है। फिर कॉन्करेंट में जहाँ पे दोनों का सब्जेक्ट होता है, एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों दिखते हैं। 8 में हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। लैंग्वेज जो भी ये लिस्ट होती है उसमें रिकग्नाइज लैंग्वेज लिखी रहती है। फिर 9th में आपका वैलिडेशंस, रेगुलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9th। फिर 10th अपना एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11, 12 पीएम, पंचायत, फिर म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, हो गए 12 स्केड्यूल याद ऐसे, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से देखना है। फिर अब हमारा आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल प्रीएम्बल दोस्तों एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये देख लो, वी दी पीपल ऑफ इंडिया। ये यूजुअली लोगों को याद रहना चाहिए, नहीं भी याद है तो कुछ कोई इशू नहीं है, बट स्टिल इसमें कुछ चीज़ बता देता हूँ। इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडिया बोला था। रुक जाओ, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बोला था इसको, एन.ए. पालखी वाला, एन.ए. पालखी वाला ने बोला था ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ठीक है, इतना कर लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब जो हमने पढ़े थे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ चीज़ें, कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेंगे। जैसे कि हमने पहला पार्ट पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो कि 1 से 4 आर्टिकल के बीच में आता है। ठीक है, तो इसमें यूजुअली कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेम टेरिटरी ऑफ यूनियन होता है, एडमिशन कैसे होता है, न्याय स्टेट कैसे बनता है, उससे लॉस, कौन कौन से लॉज रहते हैं, अमेंडमेंट से रिलेटेड चीज़ें आ जाती है। बट आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 1 से 4 के बीच में यूनियन एंड टेरिटरीज आती है, बस उतना याद रखना है। ठीक है, सिटीजनशिप, कैसे इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, ये सब से जो चीज़ें डील करती है। फिर 5 वेज रहते हैं, बर्थ से मिल सकती है, रिसेंट से मिल सकती है, रजिस्ट्रेशन से मिल सकती है, नेचुरल हो सकती है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो सकता है। ये सब चीज़ें होती है इसमें इंडिया की सिटीजनशिप मिलने के लिए। बट आपको इसमें भी मैं वही कह रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक आता है, 5 से 11 के बीच में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। उतना इसमें भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे एसएससी और आईबी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना ही आपसे पूछा जाएगा। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको याद करा देता हूँ थोड़ा सा, और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी रहती है। चलो इस पॉइंट में भी आएंगे हम लोग, पहले यहाँ पे चलते हैं। EFERCR लिख लो यहाँ पे, EFERCR। ठीक है,
EFERCR, ये आपको याद रखना है। ई से मतलब इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। यहाँ पे राइट टू रिलीजन, ये रिलीजन है, राइट टू रिलीजन है आर से, ठीक है, यहाँ गलती है थोड़ी सी, रिलीजन है वो। फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ठीक है, सी। फिर रेमेडीज आर। 54242 याद रखना तरीका, 5 14 15 16 17 18, 5 4 19 20 21 22, 5 4 2, फिर 4 25 26 27 28, फिर यहाँ पे 2, 5 4 2 5 4 2 4 2, याद रख लो मेरे साथ, यहाँ पे 1, 5 4 2 4 2 1, ठीक है। EFERCR 5 4 2 4 2 1, ठीक है, याद हो गया। इतना याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है, कुछ इक्वालिटी क्वेश्चन ही दे दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोस्तों हमारे इक्वालिटी की जो राइट्स होती है वो 14 से 18 के बीच में आते हैं सर। तो जो भी क्वेश्चन आ गया तो आप उससे ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे कि हाँ, अब रिलीजन से रिलेटेड कोई राइट पूछ दी आपसे और आर्टिकल नंबर ऑप्शन में दे दिया 22, 23, 26 या 30, तो आप कैसे करोगे? 25 से 28 आपको याद आ जाएगा, 5 4 2 4, अच्छा रिलीजन हमारा 25 से 28 के बीच में आता है, तो डेफिनेटली ऑप्शन को, बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दोगे, आप बोलोगे सर 26 में हम आंसर लगाएंगे, तो अब वो आपका आंसर सही भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 5 4 2 4 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आ जाते हैं, तो इतना आपने याद कर लिया अभी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो डिलीट हो गई थी 44th अमेंडमेंट के तहत 1978 में, फिर उसको एक लीगल राइट बना दिया गया, फिर उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अब जब इमरजेंसी आ जाती है दोस्तों, इमरजेंसीज जब लग जाती है, नेशनल स्टेट जो भी इमरजेंसी लग जाती है, तो उसमें क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल नंबर 20 और 21 के अलावा आपकी राइट्स जो है सस्पेंड हो सकती है। द 6 राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, और वॉर में आर्टिकल 19 भी आपकी सस्पेंड हो सकती है, जो भी 6 राइट्स इसमें दी हुई है। यूजुअली नेशनल इमरजेंसीज में सारी राइट्स हो सकती हैं, पर एक्सेप्शन है 2021, फिर ये भी सस्पेंड हो सकती है आर्टिकल 19 की जो 6 राइट्स है, जब वॉर और इमरजेंसी लग गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो आप लोग। फिर दोस्तों कुछ रिट्स के कुछ फॉर्म्स हैं, जब आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले गए आपने कहा कि सर हमारी राइट का शोषण हुआ है, हमारी राइट्स वायलेट हुई है, तो क्या करें? तो यहाँ पे कुछ रिट्स इशू कर सकती है आर्टिकल नंबर 32 और 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का ये है हाई कोर्ट का, और ये सुप्रीम कोर्ट। रिट्स इशू करने का तरीका, रिट्स कुछ नहीं होता, एक रिटन ऑर्डर होता है दैट आर गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, फिर ये कमांड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, जैसे आर्टिकल 32 में आपने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम रिट्स के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, रिट्स के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। रिट्स का मतलब होता है दोस्तों कि टू हैव अ बॉडी, सबसे पहली रिट है जो हेबियस कॉर्पस, टू हैव अ बॉडी। अब इसका मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हिमेश है, ठीक है, हिमेश और हीना है। हिमेश हीना को बहुत सारे थ्रेट्स दे रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जो हीना के पापा है, जो हीना के पापा जी है, वो है एक पुलिस ऑफिसर, ठीक है। एग्जाम्पल ढंग से सुनना, आपको सारी रेट समझ में एग्जाम्पल के थ्रू आ जाएगी। हिमेश है, वो थ्रेट्स दे रहा है हीना को, हीना के पापा है, वो पुलिस ऑफिसर है, और वो हिमेश को ले जाते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, उसे जेल में डाल देते हैं, ठीक है। और हीना के जो पापा है उन्होंने FIR नहीं डाला, कुछ भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया हिमेश को अरेस्ट करने पे,
तो हिमेश को रॉन्गफुली डिटेन कर दिया उसने, ठीक है, रॉन्गफुली डिटेन कर दिया। और जो हिमेश का भाई है, देखो हिमेश का भाई भी आ गया, उसका नाम ऋतिक है, हिमेश का भाई है, उसका नाम ऋतिक है। उसने एप्लीकेशन कोर्ट में डाला, रिट इशू हुई, हेबियस कॉर्पस के तहत हिमेश को फ्री कर दिया गया, ठीक है, उसको फ्री कर दिया गया। आपने ढंग से डिटेन नहीं किया था, कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था, तो इसलिए उसको डिटेन कर दिया गया, ठीक है। अब आती है मैंडेमस, सेकेंड आपकी क्या आती है, मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, कमांड। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, वी कमांड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन में यही पूछेगा, टू हैव अ बॉडी कौन है, हेबियस कॉर्पस। बट मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। जो पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे ना, तभी तो मज़ा आता है। तो वी कमांड होता है। अब इसका फिर एग्जाम्पल दे लो। एक अपेक्षा है, अपेक्षा है, उसके पास है राइट टू लिव लाइफ का, अपनी डिग्निटी के साथ वो जी सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसकी ड्यूटी है भाई कि हाँ उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, उसको कभी ख़त्म ना करे। अगर वो अपने बिल्स भर रही है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी उसे देना पड़ेगा, वो अपनी राइट, उसकी राइट है इलेक्ट्रिसिटी लेने की, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी राइट है उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की। बट उसने अपने इंटेंशंस, क्या पता इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को खुन्नस थी कोई, तो उसने इलेक्ट्रिसिटी रिफ्यूज़ कर दिया देने को अपेक्षा को। तो अपेक्षा ने कहा नहीं, मैं जाऊंगी अपनी मैंडेमस रिट को लेके कोर्ट के पास, और कोर्ट ने बोला भाई बोर्ड को, भाई इलेक्ट्रिसिटी दो, तुम अपनी ड्यूटीज से मुकर रहे हो तो तुम्हें अपनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपना ड्यूटी निभाना पड़ेगा, उसे काम करना पड़ेगा। तो मीन्स ए कमांड, ठीक है, समझ गए मैंडेमस का मतलब। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा आता है। क्यू वारंटो, ठीक है, क्यू वारंटो देख लेते हैं अब क्यू वारंटो में क्या होता है दोस्तों, क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी या बाय व्हाट वारंट, इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाय व्हाट अथॉरिटी या व्हाट वारंट, ठीक है, बाय व्हाट वारंट। अब इस एग्जांपल देता हूँ, संजना है, वो एक प्राइवेट सिटीजन है, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको बनना है, उसको लेकिन आरटीओ ऑफिसर बना दिया गया, ठीक है, आरटीओ ऑफिसर बना दिया गया। उससे ना ही कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फुलफिल कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है, उसके बाद भी उसको आरटीओ ऑफिसर बना दिया गया। तो भाई आपने कैसे बनाया है उसको आरटीओ ऑफिसर, वो चीज़ के लिए आपने क्यों वारंटो है, उसके अगेंस्ट डेट एक फाइल हो गई और पूछा गया कौन बनाया है इसको, ठीक है, किस वारंट से बनाया है, कौन आपको अथॉरिटी दिया, कौन सा वारंट, आप बाय व्हाट वारंट या व्हाट अथॉरिटी, समझ में आया, ये आ गया आपका क्यू वारंटो। फिर आता है प्रोहिबिशन। ये रेट होती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, कोई भी इंफीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट हाई कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट करेगी कि आपने किस, आपको हम रोकते हैं डिसीजन लेने में, ये आपकी अथॉरिटी के अंडर नहीं है, इतना बड़ा डिसीजन आप ले नहीं सकते। एग्जाम्पल देते हैं, समीर और शाहिद है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, शाहिद ने डिसाइड किया समीर को लैंड बेचने के लिए 2 करोड़ का, फिर समीर ने अमाउंट दे नहीं पाया, तो शाहिद जो था वो पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सूट फाइल किया। बट जो कॉन्ट्रैक्ट था वो थाने में हुआ था, और थाने मुंबई का एक पार्ट है, और लैंड जो था वो औरंगाबाद का था। तो इसमें पुणे डिस्ट्रिक्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है केस के ऊपर, तो हाई कोर्ट ने उस रेट को इशू किया, ऑर्डर किया भाई आप अपना सूट फाइल नहीं कर सकते, ठीक है, चलेगा, प्रोहिबिशन समझ गए। सर्टुटरी में क्या होता है, जब कोई एक छोटा जो कोर्ट है वो सुना देता है अपना डिसीजन, और वो डिसीजन उसके कंट्रोल में नहीं होता है, उसकी अथॉरिटी में नहीं होता, फिर वो सुना देता है और उससे लोग अफेक्ट हो जाते हैं, तो वही होता है सर्टुटरी, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस भी दिया गया है, डिफरेंस भी है,
जब कोर्ट ने डिसीजन ले लिया उसके बाद जब रिट इशू होती है तो वो सर्टिलरी आती है। प्रोहिबिशन में पहले ही डिसीजन लेने के पहले ही आपने उसके अगेंस्ट रिट को इशू कर दिया। बस ये डिफरेंस है दोनों में, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ये माइन्यूट डिफरेंस के कारण लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया अच्छे से। आई होप आप लोगों को पांचों रिट अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। थर्ड, फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ। तो पांचों रिट अब अच्छे से हो गई। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में क्या होता है, ये यूजुअली एक गाइडलाइंस होती है, फ्रेमवर्क्स होती है, और इसको लेके आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि भाई ये हमारा वो हो गया। फंडामेंटल राइट्स जो थे दोस्तों, ये सब जो फंडामेंटल राइट्स पढ़े, इसको लेके आप कोर्ट के पास जा सकते हो, उसका जस्टिशिएबल है ये कोर्ट में। बट ये जो होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होती है, वो जस्टिशिएबल नहीं होती है। आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल वायलेट हुई है तो प्लीज़ आप कुछ करिए, ये नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो ये एक बस गाइडलाइंस होती है, भाई स्टेट आप ये फॉलो करो, इसको माइंड में रखते हुए अपनी चीज़ों को लॉस बनाओ ताकि आपको भला हो, सब लोग एक साथ ग्रो हो पाए, ठीक है। ये मेन इसका मोटो जो रहता है वो ये होता है, इतना सा होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी टोटल, पहले 10 थी, फिर 42nd अमेंडमेंट हुआ 51A में, फिर एक, ठीक है। तो 11th ड्यूटी को ऐड कर लिया गया एक, वो वही 86th अमेंडमेंट में 2002 में 51A के में, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट के तहत 51A आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज आई है। 11 ड्यूटी जो है वो ऐड हुई है 51A के में, जो कि 86th अमेंडमेंट था, ठीक है। ये बताता है क्या ड्यूटीज होती है एवरी सिटीजन्स की, उसके बारे में बताता है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। यूनियन एग्जीक्यूटिव हमने देखा था 52 से 151 के बीच में था, 52 से 151 के बीच में था। 52 में क्या आता है कि भाई प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। फिर एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में 53 के बारे में बताता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड होता है रिपब्लिक का, ठीक है। काफ़ी सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट के बेसिस पे रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारी एग्जीक्यूटिव में भी होता है, साथ में मिलिट्री में भी होता है, सुप्रीम कमांडर होता है, वो फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का, फर्स्ट सिटीजन इंडिया का प्रेसिडेंट होता है। तो ये सब चीज़ें होती है। उसके इलेक्शन से रिलेटेड बातें भी होती है, इलेक्शन 55 में होता है, लिख लो यार, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 55 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 55 में होता है, ये इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। इलेक्टोरल कोलाज जो रहता है वो आर्टिकल नंबर 44 में होता है, ये इलेक्टोरल, इसमें ये बताता है कि कौन कौन से लोग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए एलिजिबल होंगे, ये इसका मेन वो रहता है। तो कौन कौन होगा भाई देख लो। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा और राज्यसभा बोथ, ठीक है। फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली और पुडुचेरी के लोग भी इसमें इंक्लूड रहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कौन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, ठीक है। अगर वैकेंसी हो गई तो आर्टिकल 62 के तहत भाई वैकेंसी को भरना है आपको, वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस वो भरना है, और 6 महीने के अंदर आपको भर देना है, 6 मंथ्स के अंदर आपको फिल करना है। क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की दे दी गई है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए भाई, कुछ नहीं, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, कम से कम 35 ईयर्स की एज कंप्लीट कर देनी चाहिए उसे, और क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। ये फिर होल्ड ऑफ, और कोई दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसे होल्ड नहीं करना चाहिए यार, कोई दूसरा काम नहीं कर रहा होगा। वो जब प्रेसिडेंट बन गया तो उसे सारे काम छोड़ देने पड़ेंगे, वो सैलरी सिर्फ अपने प्रेसिडेंट की उठा सकता है, कहीं और से वो सैलरी उठा नहीं सकता, ये एक का प्रोविजन हो गया, चलेगा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस बहुत लंबा होता है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए रहती है, दोनों हाउस में वो पास भी होना चाहिए, और प्रेसिडेंट को भी इसका नोटिस हो जाना चाहिए।
काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इम्पीचमेंट करना आसान नहीं होता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 61 आपको याद रखना है। यहाँ पे दिखा हुआ रेजोल्यूशन सब दिए हुए हैं अच्छे से। 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप पहले पास करता है, कोई भी एक हाउस में होता है, जैसे लोकसभा में हुआ 1/4 उतने में पास किया, फिर नोटिस मिलता है प्रेसिडेंट को, वो भी पार्ट ले सकता है। नोटिस मिल जाता है कि आपके अगेंस्ट इम्पीचमेंट हो रहा है, फिर रेजोल्यूशन पास होता है। मेजॉरिटी 2/3 लोग, एटलीस्ट उस हाउस के लोग मेजॉरिटी पास होनी चाहिए। फिर वो दूसरे हाउस में जाता है, वो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर दूसरे हाउस में भी 2/3 में आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो वो बिल जो होता है वो पास नहीं हो पाता। चलेगा। फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बातें हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है, वो भी इलेक्टोरल कोलाज से होता है और मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस होते हैं। इसमें भी सेम मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये चेयरमैन हो जाता है राज्यसभा का। आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल 63 कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। वो 52 था, अब ये 63 था। जिसमें प्रेसिडेंट होना चाहिए वो 52 था और ये 63 था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63। उसकी कुछ क्वालिफिकेशन वही सेम, 35 ईयर्स होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, ऑफिस का टर्म इसका होता है फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स लिख दो, 5 ईयर्स टर्म होता है ऑफिस का टर्म इसका। तो यही सब है। और क्या पढ़े, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग 66 में आती इलेक्शन ऑफ जो थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 66 आर्टिकल नंबर 66 चलेगा। तो ये सब है। अब प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में यूजुअली एकदम एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ 74, 75, 78, 368 इसमें पीएम कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में कुछ बताया गया है। आर्टिकल 75 लिख पा रहा है, सेज दैट पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट से एलोकेट होंगे, वो अपॉइंट होंगे, पर वोटिंग हम लोग करते हैं, इनडायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी जो भी आती है लोकसभा में उस बेसिस पे पीएम एलोकेट करते हैं। जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम करने की। ठीक है, चलेगा। टेन्योर जो होता है पीएम का वो फिक्स नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं होती, आपकी सरकार कभी भी गिर सकती है। गिर गई तो आपका मेजॉरिटी फिक्स नहीं होता। उसके बाद अब पीएम के साथ सारे कैबिनेट मिनिस्टर सारे लोग रिजाइन कर देते हैं। पावर और फंक्शन दिया गया है, वो बताता है, रिकमेंड करता है मिनिस्टर्स कौन कौन होंगे। ठीक है, रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को। वो जब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा होता है, रिकमेंडेशन पीएम का ही होता है कि हाँ इस मिनिस्टर को ये संभालेगा। और वो चेयरमैन होता है नीति आयोग का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है दोस्तों वो पीएम होता है हमारा। फिर ये 75 जो आर्टिकल होता है वो डील भी करता है वो सैलरीज अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, 74 आर्टिकल होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्टेटस के ऊपर डील करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। 74, 75 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो भी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी जो स्ट्रेंथ होती है लोकसभा में वो 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा, इसे आपको याद रखना है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा में, लोकसभा के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के 3 कैटेगरीज होती है, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं तो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती है लाइक होम मिनिस्टर, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर होते हैं, फिशरीज, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सब जो मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो हेड होते हैं मिनिस्टर्स के। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होती है, इन लोग कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं।
इन लोग असिस्ट करते हैं, उनको कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स को इन लोग असिस्ट भी करते हैं, उनको उस डिपार्टमेंट में अटैच भी कर लेते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर जो होते हैं उनको इंडिपेंडेंट चार्जेस नहीं देते हैं, उन लोग असिस्ट करते हैं कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर को या दोनों को। और इन लोग कैबिनेट के पार्ट्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, और इसलिए इन लोग कैबिनेट मीटिंग्स में अटेंड नहीं करते। दोस्तों आज पार्ट 1 था, कल हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। पॉलिटी खत्म हो जाएगी, स्मार्ट पॉलिटी आपकी यहाँ पर खत्म हो जाएगी कल, ठीक है। तो आप दोस्तों ये जुड़े रहिए, ये जो लेक्चर्स है आपके IB, और SSC एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे, और IB, को एग्जाम अब दूर नहीं है। आप सभी जानते हैं आपको स्मार्ट वे से स्टडी करनी होगी, ठीक है, स्मार्ट वे से स्टडी करनी होगी और कोर्स को फटाक से कंप्लीट करना होगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी एग्जाम्स में आ सकती है, वो उसकी जिम्मेदारी मैं अपने सर पे ले रहा हूँ। आपको मैं सारे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के ऐसी कंपाइल्ड वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस लाऊंगा 2-2 घंटे या 3-3 घंटे की मैक्सिमम, ताकि आपका सारा रिवीजन एक साथ हो जाए और आप अपने एग्जाम में ये सब वीडियोस को देखते हुए बैठ जाओ। और अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो दोस्तों, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है क्या पढ़ाना है, क्या क्या एग्जाम्स में आता है, कि मैंने खुद एग्ज़ाम दिए, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई करी है। तो हाँ, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने पढ़ी थी वो मैं सब आप लोग के लिए लाऊंगा, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम इसी बार में क्वालिफाई हो और जीके के लिए आपको लास्ट मोमेंट में जो पैनिक होता है वो खत्म हो जाए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बट हाँ, जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस क्लास का जो PDF होगा वो हम टेलीग्राम लिंक में शेयर कर देंगे, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपको लिंक वहाँ पे ना मिले तो आप चैनल डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आप लोगों का दिन सुखद हो, मंगलमय हो। जय हिंद।